गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग SBTS 8 पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। होपफुली आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत हम अपने रिस्पेक्टेड सिंह सर के स्लोगन अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये है, a solid cylinder of mass m and radius small r is rotating about its axis at the rate of n rps n rotation per second। ठीक है भाई। the torque required to stop it after 2 pi revolution। देखो भैया ओमेगा आपको दे रखा है एन आर पी एस, यानी कि अगर इसको हमें रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 2 पाई एन रेडियन पर सेकंड के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। टॉर्क की बात करें, टॉर्क हमसे पूछा गया है तो हम जानते हैं टॉर्क इक्वल टू आई टाइम्स अल्फा होता है। तो सबसे पहले हम अल्फा को कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? रोकना है इसलिए ओमेगा इक्वल होगा ओमेगा नॉट माइनस, अच्छा यहां पर चूंकि बात हो रही है तुम्हारे, आपको दे रखा है 2 पाई रिवॉल्यूशन, तो यहां पर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा थीटा। तो यहां से बेटा अल्फा की वैल्यू ओमेगा नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 थीटा के इक्वल आएगा, बिकॉज फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये पार्टिकल अपनी जर्नी को कंप्लीट कर रुक जाता है। ठीक है। देखिए ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है आपकी बेटा वो हो जाएगी 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग यहां पर कि हमारा 2 पाई रिवोल्यूशन, देखिए ध्यान से, 2 पाई रिवॉल्यूशन की बात करने जा रहे हैं। ठीक है। तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई एंगल से कवर करता है, तो 2 लिख दिया। थीटा हमारा 2 पाई रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू बेटा एन स्क्वायर बाई 2 के इक्वल आएगी। अब हम जानते हैं कि जो हमारा टॉर्क है वो आई टाइम्स अल्फा के बराबर होगा। आई हमारा एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एन स्क्वायर बाई 2। तो इसकी वैल्यू बेटा एम स्क्वायर एम टाइम्स एन स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4 के इक्वल आ जाएगी। तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड बाय बैलेट डांसर ड्यूरिंग हर परफॉर्मेंस। देखो बेटा जो बैलेट डांसर होता है उसमें अपनी जो हाथ होते हैं, हाथ को फैलाकर स्विंग करके, या पैर को जब वो घूमते हैं अपने अंगूठे के ऊपर तो पैर को दूर ले जाते हैं, पास ला जाते हैं, तो सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं एक्ट करता है। तो जब टॉर्क नहीं एक्ट करता है तो सिस्टम का हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस जो है प्रिंसिपल की बात करें तो ये होगा बेटा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, ए फ्लाई व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 kg मीटर स्क्वायर इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी 50 रेडियन पर सेकेंड। इट इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 10 सेकेंड। द रिक्वायर्ड एवरेज पावर, एवरेज पावर की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं पावर हमारा वर्क अपॉन टाइम होगा, तो रोकने के लिए उतना वर्क करना पड़ेगा जितनी इसके पास एनर्जी होगी। ये रोटेट कर रहा फ्लाई व्हील तो इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई टी। वैल्यू पुट कर देते हैं हाफ, आई की वैल्यू 10 दे रखी है, ओमेगा आपका 50 रेडियन पर सेकंड है, स्क्वायर करेंगे तो बेटा ये 2500 हो जाएगा, डिवाइड बाई टाइम की वैल्यू 10 सेकेंड्स गिवन है। 10 से 10 को कैंसिल कर देंगे तो इसकी वैल्यू 1250 वॉट के बराबर आ जाएगी। सो करेक्ट ऑप्शन है बेटा इसका ऑप्शन नंबर 1। मेरी बात सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ए स्फीयर इज रोटेटिंग अबाउट ए डायमीटर। देखिए आपके पास एक स्फीयर है, ये स्फीयर हमारा रोटेट कर रहा है किसके अबाउट? डायमीटर के अबाउट। सपोज ये हमारा डायमीटर है, इसके अबाउट ये स्फीयर रोटेट कर रहा है। इसकी रेडियस कुछ आर रही होगी, मास कुछ एम रहा होगा। ठीक है।
कह रहे हैं द पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर डू नॉट हैव एनी एक्सेलरेशन, नहीं, जो हमारे सरफेस पे पार्टिकल होंगे उनके पास एक्सेलरेशन होगा, ये तो ऑप्शन सही है, ठीक है। मतलब द पार्टिकल ऑन द सरफेस डू नॉट हैव, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है, क्योंकि उनके पास एक्सेलरेशन होगा, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन में चलते हैं, द पार्टिकल ऑन द डायमीटर मेंशन डू नॉट हैव एनी लीनियर एक्सेलरेशन, यस, जो पार्टिकल हमारे इस डायमीटर में होंगे वो हमेशा रेस्ट पे रहेंगे, क्योंकि इसी के अबाउट ये स्फीयर हमारा रोटेट कर रहा है। तो जो सेकंड ऑप्शन है बेटा ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये है, टू सॉलिड स्फीयर्स ए एंड बी आर मेड अप ऑफ मटेरियल्स हैविंग डेंसिटी रो एंड 2 रो, फाइंड रेशियो ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इफ देयर रेडियस इज 2r एंड r अबाउट द डायमीटर। देखो भैया ध्यान से सभी लोग, दो सॉलिड स्फीयर हैं, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं 2/5 mr² के इक्वल होता है। अब देखो यहां पर मास हमारा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, सो 2/3 मास जगह 4/3 पाई r³ डेंसिटी की जगह रो लिख दिया इनटू r² लिख दिया। तो देखते हैं हम यहां से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो r⁵ इंटू रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। रेशियो बताना है, रेशियो बताना है, तो I1/I2 की वैल्यू बेटा R1/R2 की होल पावर 5 इंटू ρ1/ρ2 हो जाएगा। R1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 2r/r की होल पावर 5, ρ1 है बेटा रो एंड ρ2 है 2 रो, तो यहां पे लिख देंगे रो और ये हो जाएगा 2 रो, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 32/2 से 16 आ जाएगा, यानी कि जिसका आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा। सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए डिस्क ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन एज सोन इन द फिगर, द स्ट्रिंग एनविल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन द डिस्क। ओके, स्ट्रिंग खुल रही है, विदाउट स्लिपिंग नहीं हो रही है। द इंस्टेंटेनियस पावर डेवलप्ड बाय द टेंशन, तो देखो जब यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही है, बोल रखा है क्वेश्चन में कि कोई स्लिपिंग नहीं है, तो जब स्लिपिंग नहीं होगी उस समय अगर हम यहां पर एक पॉइंट ले लें P, अगर हम यहां पर एक पॉइंट ले लें बेटा यहां पर P, तो P पॉइंट की वेलोसिटी जो है हमारी वो 0 के इक्वल होगी। अगर इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें तो इंस्टेंटेनियस पावर हमारी F.V होती है, पावर हमारी F.V के इक्वल होगा, तो वेलोसिटी 0 है, इसलिए इंस्टेंटेनियस पावर हमारी क्या होगी, 0 के बराबर। सो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो फोर्थ ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, इफ रेडियस ऑफ रिंग इज इंक्रीज बाय 50% कीपिंग द मास कांस्टेंट, मास को कांस्टेंट रखते हुए रेडियस को 50% से बढ़ा दिया गया है, फाइंड परसेंटेज चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस। तो हम जानते हैं सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। रेडियस को 50 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दिया गया है, सॉरी रेडियस को 50% से इंक्रीज कर दिया गया है। सो I डैश हमारा m r प्लस 0.5 r का होल स्क्वायर हो जाएगा, या ये mr² 1.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा I डैश, यानी I डैश हमारा I टाइम्स 15 का स्क्वायर करते हैं 225 आता है, तो बेटा ये आपका 2.25 हो जाएगा। इसको हम लोग I डैश इक्वल टू I प्लस 1.25 I लिख सकते हैं। तो अगर परसेंटेज इंक्रीज देखें तो ये 1.25 इंटू 100 से यानी 125% से इंक्रीज कर गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। परसेंटेज इंक्रीज निकाल लेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड ऑप्शन, 7 का सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ए डिस्क ऑफ मास 5 किलोग्राम एंड रेडियस 2 मीटर स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट इट्स ज्योमेट्रिक एक्सिस विद एंगुलर एक्सेलरेशन 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन है, फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम बताना है आफ्टर 3 सेकंड, 3 सेकंड के बाद एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो भैया देखो हम जो जानते हैं कि हमारा L बराबर होता है बेटा I टाइम्स ओमेगा के, तो सबसे पहले 3 सेकंड के बाद हम ओमेगा निकाल लेते हैं। ओमेगा की वैल्यू
ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी के इक्वल होती है। स्टार्ट रोटेटिंग लिखा है, इसका मतलब ओमेगा नॉट 0 हो गया। ओमेगा की वैल्यू अल्फा टी से 2 इंटू 3 यानी 6 रेडियन पर सेकेंड के इक्वल आ गई। तो ये डिस्क है, एल निकालना है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है इंटू ओमेगा। एम की वैल्यू है 5 kg, आर का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ओमेगा की वैल्यू 6 है, 5 2 जा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 इंटू 6 से 60 आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो इसका करेक्ट ऑप्शन देखें एट्थ का बेटा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। शायद सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, एट्थ का जो ऑप्शन आया था बेटा कौन सा आया था, एट्थ का फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। A constant torque acting on a wheel changes its angular momentum from 20 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड टू 90 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इन 7 सेकेंड्स। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क विल बी, देखो हम लोग जानते हैं कि जो टॉर्क है हमारा वो dl अपॉन dt के बराबर होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। तो कुछ नहीं करना है, dl 20 से 90 हो रहा है, तो जो चेंज हुआ 90 माइनस 20 हो गया, अपॉन टाइम लगा है तुम्हारा 7 सेकेंड्स, 70/7 कर दोगे तो 10 न्यूटन मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बेटा 9th का वो थर्ड होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आइए। इन द गिवन अरेंजमेंट टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी, टेंशन बतानी है स्ट्रिंग में क्या होगी। ये T1 है T2, यानी T1 और T2 की वैल्यू बेटा आपको बतानी है। देखिएगा बहुत ध्यान से फिगर, इसका भी मास m है, इस आदमी का भी मास m है। यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे mg लग रहा होगा और L/4 पर यहां पर भी mg लग रहा होगा। ध्यान से देखिए, फोर्स को अगर बैलेंस कर दें तो T1 प्लस T2 हमारा बराबर है किसके, 2mg के। पहली इक्वेशन ये बन गई। एक इक्वेशन है, दो अननोन है, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो हमें एक इक्वेशन और भी बनानी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, किसी एक पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहां पर इस पॉइंट के अबाउट O मान लिया, इसके अबाउट टॉर्क ले लिया। देखिए ध्यान से, इस पॉइंट के अबाउट ये mg दोनों क्लॉकवाइज हैं और T2 हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। तो नेट टॉर्क को 0 कर देते हैं, mg इंटू L/4 प्लस mg इंटू L/2 माइनस का वो एंटी क्लॉकवाइज है T2 इंटू L। तो सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, ये 3mg L/4 इक्वल टू T2 L के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू T2 टाइम्स L हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा। तो T2 की वैल्यू 3mg/4 के इक्वल आ जाएगी। अगर T2 की वैल्यू ये आई है तो देखिए T1 कितना होगा, इसका मतलब T1 हमारा 2mg माइनस T2 के बराबर हो जाएगा। ये 2mg माइनस का 3mg/4 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 5mg/4 आ गई। ये T1 आया, ये T2 आया, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है बेटा। तो अगर आप देखें ध्यान से तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, नंबर 11 ये है, इन द गिवन डायग्राम इफ रॉड इज इन ट्रांसलेटरी मोशन इक्विलिब्रियम देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। बेटा ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है, राइट, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है, यानी इस पे नेट फोर्स हमारा क्या है, देखो 0 है, ये 10 लग रहा है, 4 + 6 न्यूटन लग रहा है। तो कह रहे हैं कि ओके फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो बेटा देखो, जब ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी पॉइंट पर इसको हम डायग्राम में जो डिस्टेंस x दे रखी है वो कुछ भी हो, व्हाटएवर डिस्टेंस हो, उस पर डिपेंड नहीं करे। कहने तो इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी, थर्ड भी, कोई भी वैल्यू कहीं पर भी आप ये x फोर्स अप्लाई करिए
तो ये हमारा हमेशा ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में होगा, बिकॉज नेट फोर्स हमारा 0 होना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, टू डिस्क हैव सेम मास एंड थिकनेस। दो डिस्क हैं जिनका मास सेम है और थिकनेस सेम है। ठीक है भाई, देयर मटेरियल आर ऑफ डेंसिटीज 2 and 3। इनका जो मटेरियल है उनकी डेंसिटी 2 और 3 दे रखी है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर सेंट्रल एक्सिस। देखो भैया, सबसे पहले दोनों का मास सेम है, यानी m1 बराबर है m2 के, मास भी सेम है और थिकनेस भी सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम हो गया पाई r1 स्क्वायर, थिकनेस को मैंने डिस्टेंस टी एज्यूम कर लिया, डेंसिटी को रो से लिख दिया, यहां पर ये बेटा पाई r2 स्क्वायर टी इंटू ए रो टू हो जाएगा। तो अगर आप देखें ध्यान से, r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो रो टू अपॉन रो वन के इक्वल आ गई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो निकालना है, तो देख लिए भैया, I1 अपॉन I2 जब बेटा करोगे तो ये m r1 स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई m r2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी। r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर को हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ये रो टू अपॉन रो वन के इक्वल है। तो अगर रो टू अपॉन रो वन करेंगे तो ये बेटा 3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। 12th क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहे हैं द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डोर ऑफ मास 10 किलोग्राम। एक दरवाजा है इस तरह से, इस दरवाजे का जो मास है बेटा वो है 10 किलोग्राम, लेंथ 4 मीटर एंड विड्थ 2 मीटर। इसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर है और इसको जो विड्थ है वो 2 मीटर है। अबाउट इट्स लॉन्गर साइड इन, ओके, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इस साइड के अबाउट बताना है बेटा, कितना होगा लॉन्गर साइड के अबाउट। देखिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी डायमेंशन इस तरह से, मान लो आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है बेटा, इस तरह से आपके पास रेक्टेंगुलर शीट है, इसकी ये साइड ए है और सपोज ये साइड बी है। अगर हम इस शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालें या इस एक्सिस के अबाउट निकालें, तो जब आप इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो वो एम ए स्क्वायर बाई 12 होता है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो तो वो एम बी स्क्वायर बाई 12 होता है, राइट। तो अगर हमें इस एक्सिस और अगर सेंट्रल एक्सिस के अबाउट निकालते हो तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है बेटा कि आई हमारा m बाई 12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर हम इस रॉड का, इस प्लेट का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और उसको हम I1 कह देंगे, तो I1 की वैल्यू बेटा m इंटू ये जो साइड है ये है तुम्हारी 2 का स्क्वायर बाई 12 कर दोगे। ठीक, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, अभी सॉल्व नहीं करते, चलिए अब आपको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो वहां से I की वैल्यू I1 प्लस m, और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, I1 की वैल्यू पुट कर देंगे m इंटू 2 जा 4 बाई 12 प्लस का m, 4 3 जा 12, तो यहां से बेटा तुम्हारा ये हो जाएगा m प्लस 3m डिवाइडेड बाई 3, यानी 4m बाई 3, मास दे रखा है 10 kg, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 40/3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। करेक्ट ऑप्शन है बेटा थर्ड ऑप्शन। सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये है, ए बॉडी इज इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, ए बॉडी इज इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम।
इट मस्ट बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ऐसा जरूरी नहीं है, मस्ट बी जो वर्ड यूज कर लिया गया वो गलत हो गया, मे भी हो सकता है, इट मे बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो बेटा ये बी ऑप्शन तो तुम्हारा सही है। इट्स लीनियर एक्सेलरेशन विल बी जीरो, इस बिल्कुल सही बात है, इक्विलिब्रियम में तो लीनियर एक्सेलरेशन जीरो होगा। इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी जीरो, ये बात सही नहीं है, राइट। तो तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी और सी, बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया बेटा थर्ड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स along द लाइन y इक्वल टू एक्स, एक पार्टिकल हमारा y इक्वल टू एक्स लाइन के along मूव कर रहा है, यानी जो पार्टिकल है वो कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, ये लाइन है हमारी y इक्वल टू एक्स की, ठीक है भाई। किस स्पीड से चल रहा है, स्पीड इन्होंने दे रखी है कि पार्टिकल v स्पीड से चल रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट रूट टू ए कॉमा जीरो, यहां पे कहीं होगा अंडर रूट टू ए कॉमा जीरो, इस पॉइंट के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम बताना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम हमारा एम वी आर के बराबर होता है, जहां पर आर उसकी परपेंडिकुलर डेंसिटी होती है, लीनियर मोमेंटम की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो यहां से बेटा एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, y इक्वल टू एक्स है तो ये एंगल 45 होगा, और अगर ये एंगल 45 है, हमको ये डिस्टेंस निकालनी है, तो देखिए एक फार्मूला होता है कि जो साइन 45 है, सपोज ये डिस्टेंस हमारी l है, तो वो l अपॉन रूट टू ए के इक्वल हो जाएगा। साइन 45 की वैल्यू बेटा 1/√2 होती है, l अपॉन रूट टू ए हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से l की वैल्यू a के इक्वल आ गई। तो अगर एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो l इक्वल टू एम वी आर से सिंपली ये एम वी ए के बराबर हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन है बेटा इसका थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ए टॉर्क ऑफ 10⁻³ न्यूटन मीटर एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी टर्न्स इट थ्रू 30 डिग्री, द वर्क डन बाय द टॉर्क ऑन द बॉडी। तो देखो हम लोग जानते हैं कि जो वर्क डन W होता है dW, वो टाउ डी थीटा के बराबर होता है। यह सिंपली सब कुछ दे रखा है, टोटल वर्क डन W निकालोगे तो वो टाउ इंटू डेल्टा थीटा के बराबर हो जाएगा। टॉर्क की वैल्यू आपको दे रखी है 10⁻³, एंगल 30 डिग्री दे रखा है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 30 इंटू पाई बाई 180, तो ये हो जाएगा पाई बाई 6, वैल्यू पुट कर देंगे इंटू 3.14 डिवाइड बाई 6, 3140 डिवाइडेड बाई 6। जल्दी से इसको सॉल्व कर लो बेटा, इसकी वैल्यू सॉल्व करके मुझे बता दो क्या आ रही है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 5.23 इंटू 10⁻², जूल के इक्वल इसकी वैल्यू आ रही। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है मैच द फॉलोइंग, ओके, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को मैच कराना है। एंगुलर एक्सेलरेशन होता है बेटा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये हो गया। तो यहां पर भी सही है, ए का ये भी सही है और ये भी सही है। चलो अभी अपने पास एक ऑप्शन गलत हो गया, फोर्थ वाला। अब देखो टॉर्क, टॉर्क होता है न्यूटन मीटर, यानी इसका जो ऑप्शन होगा बी का वो 1 होगा, बी का 1 यहां पर भी है यहां पर भी है, ये दोनों रॉन्ग हो गए। एंगुलर मोमेंटम किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, तो इसका ऑप्शन ये हो गया। सी का 4 यहां पर भी है यहां पर भी है। अब डी देख लेते हैं, रोटेशनल पावर, पावर चाहे जैसी हो, पावर का जूल पर सेकंड होता है वॉट, तो ये वाली पावर, डी का आंसर ये आ गया। सो करेक्ट ऑप्शन की बात करें, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सीधे सीधे फॉर्मूला मालूम है, डेफिनेशन मालूम है, तो सॉल्व कर देंगे। Question number 18. A body is rotating with angular velocity 2i cap minus j cap linear velocity of a point having position vector equal to, ठीक है भैया। देखो बेटा v वेक्टर हमारा ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर के बराबर होता है, तो हमें इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा। जल्दी से ले लेते हैं भाई। सबसे पहले लिखेंगे क्या, i कैप j कैप k कैप 2 -1 0,
1 -1 +1, सिंप्लीफाई करते हैं भैया इसको, देखिए जल्दी से। आई कैप को बाहर रखा, इसको कवर किया तो बचा माइनस का 1। इसके बाद माइनस का जे कैप को बाहर रखा, 2 1 या 2, ये 0 हो गया, 2 आ गया। देन प्लस का के कैप बेटा बाहर रखेंगे इस तरह से, तो -2 और ये +1 आ गया, यानी माइनस का 1 बचा। सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस आई कैप माइनस का 2 जे कैप माइनस का के कैप आ रहा बेटा। सिंप्लीफाई करने पर डायरेक्ट डॉट क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल हुआ है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है बेटा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 18 का, वो है थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपली वेक्टर का इस्तेमाल किया गया है क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक है, चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी जितना रेडियस एंड टॉर्क की जितना द रोटेशनल पावर। तो देखो जब ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ा था, पावर हमारी एफ डॉट वी होती थी। यहां पर जो हमारा पावर आएगी वो टॉर्क डॉट ओमेगा हो जाएगा। तो जरा डॉट प्रोडक्ट ले लो, बाकी कुछ नहीं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -2 बचेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -2, डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं, एंड -1, तो इसकी वैल्यू बेटा माइनस का 5 वॉट आ गई। सो करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर 4, 19 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। ए क्लोज ऑर्गन पाइप इज इन यूनिसन with a vibrating tuning fork of frequency 264 hertz. If the velocity of sound in air is 330 meter per second, then the length of air column will be। closed organ pipe है भैया, जल्दी से कर दो बेटा। देखो यूनिसन का मतलब होता है दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, राइट। एन की वैल्यू हमारी V/4 L होती है। L निकालोगे V/4 N के इक्वल आ जाएगा। V कितना दे रखा है, 330 दे रखा है, और 4 इंटू एन की वैल्यू 264। यूनिसन का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी का रेशियो 1:1 है। अब जरा से इसको सॉल्व कर लो बेटा। इसको सॉल्व करके मुझे बताइए इसकी वैल्यू क्या आ रही है। इसको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू 0.3125 के अप्रॉक्स आ रही है, यानी एल की वैल्यू हमारी 31.25 सेंटीमीटर आ जाएगी, बिकॉज ये वैल्यू हमारी मीटर में है। तो मेरी बात सभी को समझ में आ गई होगी। 20th का जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो ऑप्शन नंबर 4 है, राइट। चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, 56 tuning forks are arranged such that the each fork produces 4 beats per second। ठीक है, नंबर ऑफ बीट्स जो रखी है 4 beats per second with its preceding fork। the frequency of the last fork is 3 times that of first। the frequency of the first fork will be। मतलब ये कह रहे हैं पहले की अगर n है तो दूसरे की ऐसे कुछ n+4 करके ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है, लास्ट वाला हमारा 3n हो जा रहा है। तो देखिए यहां पर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसा बन रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म n के इक्वल है, लास्ट टर्म या nth टर्म 3n के इक्वल है। तो हम लोग जानते हैं कि एपी में nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी होता है, जहां पर n नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। एक काम कर लेते हैं, यहां पर हम लोग फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, एन डैश लिख देते हैं। यहां पर एन डैश नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। तो टीएन हो गया बेटा आपका 3n, फर्स्ट टर्म है आपका एन, एन डैश नंबर ऑफ टर्म्स 56 ट्यूनिंग फोक्स हैं, तो 56 -1 कर दोगे, सबके बीच का जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो 4 हर्ट्ज है। तो यहां से ये हो जाएगा 2n = 55 इंटू 4, 2n = 220, n की वैल्यू आ जाएगी 110 हर्ट्ज। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन है बेटा यहां पर सेकंड ऑप्शन। सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, बेसिक मैथमेटिक्स में आपने अर्थमेटिक सीरीज पढ़ी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 ये है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 350 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर विल बी। ओपन ऑर्गन पाइप है तो n की वैल्यू बेटा सिंपली V/12 हो जाएगी। V आपको दे रखा है 350, 2 इंटू एल है 0.5 मीटर, यानी 350/1
सो एन की वैल्यू आ गई 350 हर्ट्ज के बराबर। कुछ नहीं करना था, बहुत ही आसान सा सवाल था, डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुट करनी थी। 350 पर सेकंड इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 ये है, ऑन वाइब्रेटिंग ए ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज विद अनदर फोर्क ए 6 बीट्स पर सेकंड आर हर्ड। देखो ये कोई है ए, इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं पता है, एन ए मान ली। ये दूसरा ट्यूनिंग फोर्क है, इसके साथ इसको वाइब्रेट कराते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 256 हर्ट्ज। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ बीट्स मिल रही हैं वो 6 मिल रही हैं। तो देखो यहाँ पर जो एन ए की पॉसिबिलिटी है, एन ए की वैल्यू हमारी 250 हर्ट्ज भी हो सकती है और 262 हर्ट्ज भी हो सकती है। ये 256 के साथ 6 बीट्स प्रोवाइड करेगा। अब ये कह रहे हैं ऑन लोडिंग ए को वैक्स से लोड किया गया होगा, ए को यहां पे वैक्स से लोड कर दिया गया होगा, अगेन 6 बीट्स पर सेकेंड आर हर्ड। तो देखो बेटा, जब इसको वैक्स से लोड कर दोगे तो हम लोग जानते हैं वैक्स से लोड करने पर जो एनएस की वैल्यू कम होती है, डिक्रीज होती है। तो अगर हमने 250 हर्ट्ज वाला आंसर लिया और यहां पे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई तो 250 कभी भी 256 के साथ 6 बीट्स प्रोवाइड नहीं करेगा। लेकिन अगर हमने लोगों ने 262 हर्ट्ज वाला ऑप्शन लिया तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होकर पहुंच गई तुम्हारी 250 हर्ट्ज पे तो इसके साथ 6 बीट्स प्रोवाइड करेगा। यानी यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 262 हर्ट्ज, 23rd का फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं 24। 224 का फ्रीक्वेंसीज N1 एक का दे रखा है 512 हर्ट्ज और N2 दे रखा है 524 हर्ट्ज रेस्पेक्टिवली आर वाइब्रेटेड साइमल्टेनियसली, द बीट फ्रीक्वेंसी विल बी। यहां पर बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये आपको बतानी है। देखिए ध्यान से, अगर हम यहां पर N1 डिफरेंस N2 की बात करेंगे तो सॉरी, ये बेटा 512 था, ये है 512 और वो है 524। तो 524 में 512 जाएगा तो ये 12 बचेगा जो कि ग्रेटर देन 10 है, यानी एक भी बीट सुनाई नहीं देगी। तो इसका आंसर होगा बीट्स विल नॉट बी हर्ड, क्योंकि सिर्फ हमको सुनाई देते हैं लेस देन 10। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। A tuning fork produces 4 beats per second with 49 centimeter and 50 centimeter length of stretched wire of sonometer. The frequency of fork is, देखो हम जानते हैं, ओके हम लोग जानते हैं कि जो हमारा आपको ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी बतानी है कितनी होगी, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी बतानी है कितनी होगी। हमने एज्यूम कर लिया कि जो n है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, ठीक। जब इसको हम सोनोमीटर वायर के साथ वाइब्रेट कराते हैं तो 4 बीट सुनाई देती हैं, एक 49 सेंटीमीटर लेंथ पर, दूसरी सुनाई देती है हमको 50 सेंटीमीटर लेंथ पर, 49 एंड 50 सेंटीमीटर लेंथ पर सुनाई देती हैं। तो पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अब देखो भैया ध्यान से, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि जो सोनोमीटर वायर होता है उसकी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/2L अंडर रूट के अंदर T बाई म्यू हो जाएगा। 4 बीट सुनाई देती है 49 और 50 पर। तो जब लेंथ ज्यादा होगी तब फ्रीक्वेंसी कम रही होगी, जब लेंथ ज्यादा होगी तब फ्रीक्वेंसी कम होगी, जब लेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। यानी हम यहां से कह सकते हैं कि F1/F2 हमारा बराबर होगा L2/L1 के। तो अगर हम F1 ले लें, F1 हमारा हो जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर n है, 4 बीट सुनाई दे रही हैं, तो यानी F1 हमारा n+4 हो जाएगा, F2 हमारा n-4 हो जाएगा, L2/L1, L2 की वैल्यू 50 हो जाएगी, L1 की वैल्यू 49 हो जाएगी, 50/49 हो जाएगा। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 49n
प्लस 196 इज इक्वल टू 50n माइनस का 200। तो यहां से n की वैल्यू बेटा 396 के बराबर आ गई, 396 हर्ट्ज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 396 हर्ट्ज। तो बेटा आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। कहीं पे कोई कमियां रह गई हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स, तो उसको आने वाले टेस्ट में आप जरूर और जरूर से इंप्रूव करिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों एंड गुड नाइट। तो मेरे प्यारे बच्चों सेशन को कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। इसके पहले 25 तक आप लोग कर चुके हो सर के द्वारा। ए रेजोनेंस ट्यूब इज रेजोनेटेड विथ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज। अच्छा, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है 256 हर्ट्ज एंड लेंथ ऑफ रेजोनेटिंग एयर कॉलम आर 32 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर, देन एंड करेक्शन विल बी। अच्छा, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो क्वेश्चन आपने उठाया है ना, इसकी सबसे प्यारी चीज, सबसे अच्छी चीज ये है कि सबसे प्यारी चीज इसकी ये है बच्चे कि अगर इस क्वेश्चन को करना हुआ तो हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले मेथड आपको बता दे रहा हूं कि जैसे देखिए मान लेते हैं कि लेमडा जो है वो वेवलेंथ ऑफ वेव है। करने का दूसरा तरीका भी है बच्चे, डायरेक्ट कर सकते हो। लेमडा क्या है मान लेते हैं, वेवलेंथ है वेव का, ठीक है। L1 हम मान लेते हैं फर्स्ट रेजोनेटिंग कॉलम, लेंथ ऑफ फर्स्ट, ठीक है, लेंथ ऑफ फर्स्ट रेजोनेटिंग कॉलम, लेंथ ऑफ फर्स्ट रेजोनेटिंग कॉलम। ये जो होता है ये लेंथ है फर्स्ट रेजोनेटिंग कॉलम का बच्चे। L2 जो है वो आपका लेंथ है सेकेंड रेजोनेटिंग कॉलम का। और बच्चे इसको लास्ट में मैं आपको सिंपल तरीका, सिंपलेस्ट मेथड बता दूंगा कि आप एक्सपेरिमेंटल का क्वेश्चन है तो बहुत लंबा हम लोग इसको करेंगे नहीं, बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, ये अगर दिया गया है तो देखो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करेंगे तो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग लिख सकते हैं लेमडा बाई 4। ये बराबर होगा बच्चे आपके L1 प्लस ई के। किसके बराबर होगा? L1 प्लस ई के। अच्छा, दूसरा अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये आपका फिर लेमडा माइनस लेमडा बाई 4, ये कितना आ जाएगा? 3 लेमडा बाई 4, ये बराबर आ जाएगा बच्चे L2 प्लस। ऐसा हम लोग कुछ लिख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी को डायरेक्ट करते हैं बच्चे, ठीक है। अब देखो बच्चे, इसको लिखना चाहें हम लोग तो ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट कि 3 लेमडा बाई 4 ये आपका आ गया है 100 प्लस ई। कितना आया? 100 प्लस ई। अब देखो L2 आपको दिया है 100 और L1 की वैल्यू कितना दिया है? 32। ये हम लिख सकते हैं। और देखिए लेमडा बाई 4, इस पे पहली वाली लेंथ लिखते हैं तो ये हो जाएगा 32 प्लस ई। अब वैल्यू को, इस पूरी वैल्यू को उठा के यहाँ पे डायरेक्ट रख देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हमारा काम हो जाएगा। अब देखो हमें पता है कि लेमडा बाई 4 इसकी वैल्यू हमें पता है कितना दिया? 32 प्लस ई। तो यहाँ लिख देंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 32 प्लस ई, ये बराबर हो जाएगा 100 प्लस ई। यहां से आ जाएगा 96 प्लस 3 इक्वल टू 100 प्लस ई। यहां से आ जाएगा बच्चे 2e और ये आ जाएगा 100 माइनस 96। यहां से बच्चे आ जाएगा e इक्वल टू 4/2, यानी कितना आ गया? 2। और यूनिट देख लेते हैं सेंटीमीटर में, कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर करना होता हम लोगों को, ठीक है, नहीं सर हम इतना लंबा मेथड नहीं फॉलो करेंगे, लेंथी मेथड नहीं फॉलो करेंगे, तब आप डायरेक्ट लिख देना इक्वेशन फॉर इंड करेक्शन। इक्वेशन फॉर इंड करेक्शन इज, जो इक्वेशन आप लिखोगे इंड करेक्शन का मेरे प्यारे बच्चों, इंड करेक्शन का इक्वेशन लिखना है, डायरेक्ट कर दो, ठीक है। L2 माइनस 3L1 बाई कितना लिख दो? 2। अब L2 आपको पता है कि कितना होगा? 100 माइनस 3 इंटू 32/2। यहां से बच्चे अगर हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 100 माइनस 96/2, यहां से 4/2, यहां से आ गया 2 सेंटीमीटर। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप सबसे बेटर तरीका यूज करोगे, सबसे सिंपलेस्ट मेथड यूज करोगे, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई भी जहमत नहीं उठाओगे।
चलिए बच्चे अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। एन आर्गन पाइप फिल्ड विथ एन ऑक्सीजन गैस एट 47 डिग्री सेल्सियस। तो 47 डिग्री सेल्सियस है, तो सबसे पहले इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, केल्विन में। यानी देखो 47 प्लस 273, 273 में ये आ जाएगा आपका, ठीक है, 320 केल्विन। आप डेटा सारा केल्विन में कन्वर्ट कर लोगे। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है 300 हर्ट्ज। नाउ इट इज फिल्ड विथ नाइट्रोजन गैस। पहले ये ऑक्सीजन से भरा था, बाद में किससे भर दिया आपने, नाइट्रोजन से। यानी यहाँ पे आपका 32 लेना है और नाइट्रोजन के लिए कितना लेना है, 28। यहाँ कुछ आइडिया हम लोगों को मिल जा रहा है। एट व्हाट टेम्परेचर विल इट रेजोनेट एट सेम फ्रीक्वेंसी। अच्छा ये कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है, सेम रखनी है। अच्छा अगर आप कहो कि फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम, तो इसका मतलब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहां से गामा आर टी बाई एम क्या होगा, सेम होगा। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो इस डेटा को भी क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां से हमें ये क्लियर है कि ये अपना क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है, ये वैल्यू बदलनी नहीं है। तो यहां से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि टी बाई एम ये क्या होगा, सेम आएगा। क्या आएगा, सेम आएगा। या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं रूट में टी वन बाई एम वन इक्वल टू रूट में टी टू बाई एम टू, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब इसको हमें सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म में, अच्छा देखो रूट में है तो स्क्वायर भी कर दोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां से हम लोग बच्चों डायरेक्ट लिख सकते हैं कि देखो पहला का हमें पता है कि ऐसे लिख सकते हैं 273 प्लस क्या लिखेंगे 47, या 47 यही 420 320 आया था मेरे प्यारे बच्चों। और उसके बाद फिर m लिखोगे तो m कितना रखोगे 32। अच्छा दूसरे केस में बच्चे हमें, ठीक है, बोल के रखा है कि नाइट्रोजन गैस एट व्हाट टेम्परेचर, हमें पता नहीं और आंसर ध्यान से देखो सब डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। तो हम लोग टेम्परेचर भी जो लेंगे वो डिग्री सेल्सियस में ले लेते हैं, 273 प्लस सी बाई, और नाइट्रोजन की बात करोगे तो यहाँ पे 14 टू जा 28, यहाँ 16 टू जा कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ से हम लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 320 बाई 32, ये आ जाएगा 273 प्लस सी बाई 28। अब देखिए ये इससे कटेगा बच्चे, 10 आ जाएगा, 10 इक्वल टू 273 प्लस सी लिखोगे, यहां से बच्चे लिख सकते हो बाई कितना 28, यहां से आप लिखना चाहो तो सी इक्वल टू आ जाएगा 280 माइनस 273। अब यहां से बच्चे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 7 डिग्री सेल्सियस सी की वैल्यू। तो कितना आएगा हमारा 7 डिग्री सेल्सियस। अच्छा बच्चे नीट के क्वेश्चन है तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि बहुत हार्ड क्वेश्चन होगा, बहुत टाइम टेकिंग होगा, ऐसा कुछ भी होने वाला हम लोगों के सामने नहीं है। अब देखिए बोल रखा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन आर ओपन आर्गन पाइप इज 300 हर्ट्ज। यानी हम ऐसा लिख दें कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी of an open pipe ये कितना आ जाएगा 300 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 300 हर्ट्ज। अब बोला जा रहा है कि फर्स्ट ओवरटोन ऑफ दिस पाइप इज सेम एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप। अब देखिए थोड़ा सा इस चीज को ध्यान देना है कि पहला ओवरटोन इस पाइप का जो होगा वो सेम होगा किसके, पहले ओवरटोन के, क्लोज्ड पाइप के। अब लेंथ ऑफ क्लोज्ड पाइप इज, अब पहला फर्स्ट ओवरटोन की बात कर रहे हो इस पेपर के तो 300 हर्ट्ज है, और पहला जो ओवरटोन आ रहा है ओपन पाइप का। अब ये ध्यान देना दिस पाइप का सीधा मतलब ये ना, ये पाइप कैसा है, ओपन पाइप है, ये बराबर है फर्स्ट किसके, क्लोज्ड के। तो देखिए अगर हम लिख रहे हैं तो ऐसा लिख सकते हैं फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन आर्गन पाइप। अब देखिए यहां पे n इक्वल टू 2 रख दो, तो यहां से हमें डायरेक्ट पता है कि F1 जो मिलेगा फर्स्ट ओवरटोन जो मिलेगा वो 2 इंटू एफ नॉट मिलेगा फंडामेंटल का, ये 2 इंटू 300 यहां से आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 600 हर्ट्ज। कितना आ जाएगा 600 हर्ट्ज। ऐसा हम लोग कुछ लिख सकते हैं।
इसके बाद अगला बात कर रहे हैं फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज आर्गन पाइप। फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज आर्गन पाइप, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज आर्गन पाइप। अब इस बार आर्गन पाइप आपकी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्लोज्ड है। तो अगर क्लोज आर्गन पाइप है तब यहाँ पे हम फार्मूला क्या यूज करेंगे। अब यहाँ के लिए देखो, अब वो बोल के रखा है कि दोनों सेम है तो दोनों को F1 ही ले लेते हैं, कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 3V/4L, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों F1 इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, 3V/4L लिखेंगे। 3 इंटू वेलोसिटी की वैल्यू आपको दे रखा है क्वेश्चन में 322 मीटर पर सेकेंड, तो यहां से 332 आ गया अपान 4 इंटू एल है बच्चे। तो 4L वही रहने दो, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूछ रहा है कि ठीक है लेंथ ही आपसे पूछा जा रहा है, एल पूछा जा रहा है, तो एल को एक साइड रखो, बाकी सारे डेटा आपको पता है। तो देखिए अगर एल मैं एक साइड रख दूं तो यहां पे आ जाएगा ये वैल्यू 3 इंटू 332 अपान 4 इंटू F1। यहां से मेरे प्यारे बच्चों लिख सकते हैं 3 इंटू 332 अपान 4 इंटू 600, क्योंकि हमें पता है F1 की वैल्यू दोनों केस में क्या मिलने वाली है, सेम मिलने वाली है। तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 996 अपान 2400। मेरे प्यारे बच्चों ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 0.415, नियर अबाउट इसको 42 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब देखिए 0.415 ये आ रहा है, ये ध्यान रखना बच्चे कि ये जो डेटा है ये किसमें है, मीटर में है। किसमें है, मीटर में है, तो इसको राउंड ऑफ करके सेंटीमीटर में लिखा गया है। ठीक है, ये 0.415 मीटर में है और ये डेटा किसमें है, इन सेंटीमीटर। चलिए बच्चों, क्योंकि आंसर हमारा किसमें दिया है, सेंटीमीटर में, तो आगे पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ए सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज इज प्लेस्ड इनसाइड वाटर। एक साउंड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज दे के रखा है कि प्लेस्ड है ये वाटर में। द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर 1500 मीटर पर सेकेंड और एयर में कितना है, 300। अब साउंड रिकॉर्डेड बाय एन ऑब्जर्वर हु इज स्टैंडिंग इन एयर। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहली चीज याद देना कि ठीक है, हमें एक चीज बहुत अच्छी तरीके से पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर सर ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगी तो पहले कितना था सर, 600 हर्ट्ज था, तो कितना रहेगा 600। इसके लिए हमें कुछ भी नहीं सोचना है, बस हमारे दिमाग में ये डेटा होना चाहिए कि ये इंडिपेंडेंट होगा किस पे, मीडियम पे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है जो आपको दिक्कत करे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, और सिंपल वे से हम लोग इसको कर भी सकते हैं। In a resonance tube, first resonance with tuning fork occur at 16, second at 49 सेंटीमीटर। कि रेजोनेटिंग ट्यूब में पहला रेजोनेंस जो हो रहा है ट्यूनिंग फॉर्क का वो 16 सेंटीमीटर पे है, दूसरा 49 पे। वेलोसिटी जो साउंड की दे रखी है वो 300 मीटर पर सेकंड। अब फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की आपसे पूछ रहा है, तो बच्चे देखो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। लेमडा इक्वल टू अगर आप निकालना चाहो वेवलेंथ तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो 2L2 माइनस L1, ऐसा लिख देने में हम लोगों को कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब ये 2 रखिए, देखिए दूसरा कितने पे मिल रहा है, 49 माइनस 16। यहां से अगर हम लिखेंगे तो ये 2 इंटू कितना हो जाएगा 49 और ये 33। यहां से बच्चे आ गए ये 66 सेंटीमीटर यानी 0.66 मीटर। जैसी जरूरत होगी वैसा हम लोग यूज कर लेंगे, उसके लिए हमें परेशान नहीं होना है बच्चों। अब देखो, अब हमें फ्रीक्वेंसी निकालना तो और आसान है, वेलोसिटी अपान लेमडा। वेलोसिटी आपको दे रखा है 330 अपान प्रभु 0.66। अब ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये इससे 5 टाइम्स जाएगा, तो इसे हम लोग ठीक है लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 330 इंटू 100 अपान 66। ये देखिए ये इससे गया 5 आ गया, तो यहां से हमारा आंसर आ गया मेरे बच्चों 500 हर्ट्ज। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चे,
जिससे देख के आप आराम से कर सकते हो। अब देखिए बच्चे, क्वेश्चन आपको पूछ रखा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन आर्गन पाइप इंक्रीजेज एज टेम्परेचर इज इंक्रीज, कि वो कह रहा है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसी ओपन आर्गन पाइप की इंक्रीज होती है जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। जी हाँ सर, ये बात सही है, क्योंकि हमें पता है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन आर्गन पाइप, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं किसी ओपन पाइप की, तो यहाँ पे हम लोग एफ को लिखना हुआ या एफ नॉट लिख लेते हैं, ये क्या है V/2L। आगे कह रहा है एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, अब टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेज मोर रैपिडली देन लेंथ ऑफ पाइप। तो देखिए जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो V भी बढ़ेगा, L भी बढ़ेगा। आपने टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया तो इसका सीधा मतलब है कि V भी इंक्रीज करेगा और L भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन ध्यान से देखिए कि ठीक है, यहाँ पे 2L है और यहाँ पे V है, तो इसका सीधा मतलब कि V में इंक्रीज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब यहां से ये हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है, कि अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसी ओपन आर्गन पाइप की बात कर रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ाते ही वो बढ़ेगा, वो क्लियर है। दूसरा वो कह रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वेलोसिटी साउंड की इंक्रीज करेगी और लेंथ के कंपैरिजन में, तो जी हाँ। देखिए अब इसका मतलब असर्शन भी सही, रीजन भी सही, मतलब तीसरा ऑप्शन खत्म और ये भी खत्म। अब दो ऑप्शन बच रहे हैं, तो आप ना सिर्फ अगर असर्शन रीजन में करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं तो वहां बिकॉज लगा के देख लीजिएगा। तो देखो हम लोग कह रहे हैं कि बिकॉज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन आर्गन पाइप इंक्रीजेज एज द फंडामेंटल इंक्रीज बिकॉज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेज मोर रैपिडली देन लेंथ ऑफ द पाइप। अब क्लियर है बच्चे कि ये क्या कर रहा है, इसको करेक्ट तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए प्रभु आगे की तरफ, ये क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 की अगर हम बात करेंगे तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी, कि किसी रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाई विद इन द बॉडी, गलत बात है। अब रिजिड बॉडी में जैसे हमने रिंग ले लिया, क्या ले लिया, रिंग ले लिया, या इस तरीके के स्ट्रक्चर ले ली, चलिए, तो जरूरी नहीं सेंटर ऑफ मास यहां पड़े, यहां भी पड़ सकता है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि पहला गलत है, ऑलवेज कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर अनसिमेट्रिकल बॉडी है, रिजिड ही है, तो फिर ये ऑप्शन भी मेरे प्यारे बच्चों गलत है। मे बी लाई आउटसाइड ऑफ द बॉडी, अभी देखो आउटसाइड ऑफ द बॉडी पढ़ रहा है ना, तो ये मे बी कर रहा है। देखो मस्ट नहीं लगा, यहां वर्ड ऑलवेज लगा था। अगर यहां मे बी विद इन द बॉडी लिखा होता तब सही था, में लिखा होता कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी तब सही था, लेकिन बच्चे मस्ट के लिए नहीं। अब जैसे यहाँ पे भी अगर मस्ट लिखा होता तब ये गलत हो जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है, मे लिखा है, तो क्या होगा, मे बी लाई आउटसाइड ऑफ द बॉडी। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, या देखो रिंग के केस में उसके सेंटर पे पड़ता है। चलिए बालक अब आगे बढ़ते हैं। 110 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज डिवाइडेड इंटू 3 सेगमेंट बाई 2 ब्रिजेज। The ratio of frequency of 3 fragment is 1:2:3. The position of the bridges will be. अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो पोजीशन हम लोगों से पूछ रहा है कि पोजीशन कहां पे होगा। तो इसकी पोजीशन बताना बच्चे हम लोगों के लिए बहुत आसान है। अब देखिए ब्रिज से वो पूछ रहा है हम लोगों को से, तो देखो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी की जब बात कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी दे रखा है आपको कि ठीक है, मान लीजिए N1 N2 और N3 का रेशियो दे रखा है आपको 1:2:3। मुझे लगता है कि यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब देखिए अगर हम इसी पे बात करें तो लेंथ की जब बात करेंगे तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। तो यहां से अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो लेंथ आ जाएगा आपका, लेंथ जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा n के। तो यहां से अगर हम लिखना चाहें L1 L2 और L3 का रेशियो तो जस्ट अपोजिट कर दीजिए, L1 रेशियो L2 रेशियो L3 अगर हम लिखना चाहेंगे तो बच्चे ये 1:1:2:1:3 कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखिए L1 अगर मैं लिखना चाहूंगा
किसको लिखना चाहूंगा, L1। तो ध्यान से देखिए ये 110 सेंटीमीटर है, तो टोटल फ्रैक्शन अगर हम इसका ऐड करेंगे तो ये 1:2:3 है। अगर हम इसको सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें, 6 से, तो देखो ये सिंपल रेशियो में बदल जाएगा। अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/6 आएगा, यानी कितना आएगा, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 2। तो टोटल रेशियो का सम ऑफ रेशियो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये आ जाएगा 6 + 3 + 2, कितना आ गया, 11। अच्छा, करने के लिए और भी तरीके हैं, लेकिन हम लोग सबसे सिंपल मेथड फॉलो करेंगे, क्योंकि नीट के पेपर के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें फिजिक्स में हमें 1 मिनट का टाइम लगना चाहिए, उससे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। तो L1 क्या होगा, उसका खुद का रेशियो कितना है, 6 अपान टोटल रेशियो कितना है, 11। तरीका यही होता है बच्चे, L1 का खुद का अपना रेशियो अपान टोटल रेशियो इनटू टोटल लेंथ। तो अब देखिए यहां से ये कटेगा आपका डायरेक्ट, कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जब हम L2 को लिखेंगे तो L2 हमें पता है उसकी खुद का लेंथ रेशियो 3 अपान टोटल रेशियो 11 इंटू कितना 110। ये कटेगा बच्चे, कितना आ जाएगा, L2 = 30 सेंटीमीटर। उसी तरीके से अगर मेरे प्यारे बच्चों हम L3 निकालेंगे तो उसका खुद का रेशियो 2 अपान कितना लिखेंगे, टोटल रेशियो 11 इंटू टोटल लेंथ 110। ये कट के कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। कितना आया, 20 सेंटीमीटर। इसका सीधा मतलब ये है कि ये 110 में ये एक तरफ से कितना होगा, 60 सेंटीमीटर होगा, और दूसरे एंड से कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। देखो एक एंड से आपको कितना मिल रहा है, 60 सेंटीमीटर, दूसरे एंड से कितना मिल रहा है बच्चे, 20 सेंटीमीटर। तो यहां से ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड होगा मेरे प्यारे बच्चों, 33 का। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों 34 पे। ए ट्यूनिंग फॉर्क whose frequency is manufactured as given by manufacturer is 512 Hz is being tested. With an accurate oscillator, it is found to fork produce to a beat of frequency 2 Hz. When oscillator read 514 Hz but produce a beat of 6 Hz when oscillator read 510. तो अब आपसे पूछ रहा है कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी फॉर्क की कितनी होगी। तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिले बच्चे तो देखो इसको बड़े सिंपल तरीके से करो। 512 पे इसको टेस्ट किया जा रहा है तो कितना मिल रहा है, 12, यानी 512 की बात कर रहे हो और टू बीट मिल रही है, यानी दो वैल्यू पॉसिबल है। कितनी, 514 और कितना 510, ये दो वैल्यू पॉसिबल है। इसके बाद फिर देखिए कि जब 514 की बात की जा रही है, 514 की बात कर रही है, दो मैटर पे हम पॉइंट पे देख रहे हैं, 512 पे देख रहे हैं, 514 पे। यहां पे भी देखिए अच्छा हाँ, फॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है कितना, 2 हर्ट्ज, और ये 514 पे आ रहा है। तो 34 का अगर हम देखेंगे तो अब देखो प्लस या माइनस करके देखेंगे इसको तो ये ठीक है 514 है, ये ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। हाँ 514 है। अब देखिए इस पे दो चीजें हो सकती हैं कि बोल के रखा है कि बीट 2 हर्ट्ज का किस पे, जब ऑसिलेटर 514 कर रहा है तो 2 हर्ट्ज ज्यादा या कम होंगे, तो ये 512 हो सकता है या 500 कितना हो सकता है, 16। इसके बाद देखिए जब अगला हम जब देख रहे, फोर्क प्रोड्यूस 6 हर्ट्ज 514 पे, 512 पे 2 है, पांच सौ बारह पे ये 2 हर्ट्ज हो रहा है 14। हाँ अब देखो बच्चे आगे ये कह रहा है कि 6 हर्ट्ज है, हम लोग इसको छोड़ रहे थे, 510 है, तो 510 पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो बीट कितना आ रहा है, 2, यहाँ पे कितना है, 6। तो यहाँ दो वैल्यू पॉसिबल है बच्चों,
एक आपका 510 में जोड़ेंगे तो 516 पॉसिबल है, और घटाएंगे तो कितना पॉसिबल है, 504। तो इतनी वैल्यू पॉसिबल है। तो इन सारी वैल्यूओं में अगर हम ध्यान से देखें तो 516 ही दोनों में मिल रहा है, क्योंकि देखो 514 हर्ट्ज है और वो कह रहा है कि बीट 2 हर्ट्ज की प्रोड्यूस कर रहा है, तो 2 प्लस 514, अब या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, तो इसमें से प्लस और माइनस दोनों होगा, तो 512 भी मिल सकता है, 516 भी मिल सकता है। इधर जब हम 510 पे देखेंगे तो 516 भी मिल सकता है, 504 भी मिल सकता है 6 पे। तो देखो दोनों में एक ही वैल्यू कॉमन आ रही, कितना, 516। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड। थोड़ा सा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। A tuning fork is used to produce resonance in a glass tube. The length of an air column in this tube can be adjusted by a variable piston. कि एयर कॉलम की जो लेंथ है उसको हम वेरिएबल पिस्टन के द्वारा क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। और जब रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है तो दो सक्सेसिव रेजोनेंस हो रहे हैं, एक 20 सेंटीमीटर पे हो रहा है, एक 73 सेंटीमीटर पे हो रहा है, और फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की 320 हर्ट्ज दे रखा है, तो वेलोसिटी आपसे 27 डिग्री सेल्सियस पे पूछ रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चे हम लोग चाहें तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ वेलोसिटी की जरूरत है, तो हम वेलोसिटी ही निकालेंगे। वेलोसिटी के लिए फार्मूला ये आपने पढ़ रखा होगा, 2f, उसके बाद L2 माइनस L1, ऐसा हम लोगों ने कुछ पढ़ रखा है। अच्छा, जो डेटा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो जो डेटा दिया गया है उसको लिख लेते हैं, तब ताकि दिक्कत ना हो। L1 आपका जो है वो लेंथ ऑफ फर्स्ट रेजोनेंस है, लेंथ ऑफ फर्स्ट रेजोनेंस है। जो L1 है वो आपका लेंथ है फर्स्ट रेजोनेंस का, L2 जो है वो लेंथ है सेकेंड रेजोनेंस का। लेंथ आप किसका है, सेकेंड रेजोनेंस का। एक फर्स्ट रेजोनेंस का है और दूसरा किसका है, सेकेंड रेजोनेंस का है। अब देखिए वैल्यू दे के रखी है, एक की वैल्यू आपका कितना है 20 और एक की वैल्यू कितनी है 73 सेंटीमीटर। इसे हम 0.2 ले सकते हैं मीटर में बच्चों, इसे लिख सकते हैं 0.73 मीटर। वैल्यू हमें मीटर में जरूरत पड़ेगी तो मीटर में हम लोग लिख लेते हैं। अब देखो वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है तो 2, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है कितना 320 हर्ट्ज इंटू 320, ब्रैकेट में आपका L2 माइनस L1 यानी 0.73 माइनस 0.2, ऐसा कुछ मिलेगा। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यह 640 हो जाएगा, 640 इंटू इसको 0.73 में से 0.2 घटाएंगे तो 0.53 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब इसका कैलकुलेशन 0 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64, ये लगभग आ जाएगा आपका 339.2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सीधा मतलब है कि एयर में जो ये स्पीड आ रही है इसके भाई 339.2 है, तो इसको अगर हम क्या करें तो नियर अबाउट हम इसको कितना लिख सकते हैं, 339 मीटर पर सेकेंड। तो यही ऑप्शन आसपास रिजेंबल कर रहा था 339.2 के, तो ये कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। The length of wire between two ends of a sonometer is 100 centimeter. What should be the position of two bridges below the wire so that three segments of the wire will have their fundamental frequencies in the ratio 1:3:5? अच्छा, इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं कि पहले एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है, और वहीं से सारा काम करेंगे। ये लाइन यहां ले लेते हैं। अब इसकी टोटल लेंथ L हम लेते हैं जो कितना है 100 सेंटीमीटर, यानी ले सकते हैं 1 मीटर, ऐसा कुछ ले सकते हैं। अब आगे वो कह रहा है कि दो ब्रिजेज लगाए गए हैं तो दो ब्रिज लगा देते हैं, उससे हमें कोई समस्या नहीं है, दो ब्रिज लगा देते हैं। आगे कह रहा है, अब देखिए इसकी लेंथ भी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ कंसीडर कर लीजिए, क्योंकि वहां से कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान पड़ेगा। तो इसको हम लोग ले लेते हैं L1, इसको ले लेते हैं L2 और इसको ले लेते हैं L3। यहां तक मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज का रेशियो दे रखा है 1:3:5। तो अभी कुछ देर पहले याद होगा कि अभी हम लोगों ने किया था कि
एल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1/n, ऐसा कुछ अभी करके बैठे हैं, पिछले ही क्वेश्चन में किया गया था बच्चे। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी अगर हम लोग लगा दें तो यहाँ हम लिख सकते हैं L1 रेशियो L2 रेशियो L3। अगर L1 रेशियो L2 रेशियो L3 की बात कर रहे हैं तो वही आएगा 1/1 रेशियो 1/n, फ्रीक्वेंसी यही है ना, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n है, तो n की जगह उनके रेशियो की वैल्यू रखो, ये हो जाएगा 3:1:5। अच्छा देखो, अगर इनका मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है 15, तो 15 का तीनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि हमें मैथमेटिक्स ज्यादा नहीं जाननी, हमें सिंपल तरीके से करना है, सब में 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15/3 और ये हो जाएगा 15/5। तो यहां से बच्चे आ जाएगा 15:5:3। मुझे लगता है कि यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे और सिंपल तरीके से करते हैं, थोड़ा सा इनका सम करके देखो। तो सम ऑफ रेशियो कितना आ रहा है 23, सम ऑफ रेशियो कितना आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों 23। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि अब हमें पता है 15x प्लस 5x प्लस 3x, ये कितना आना चाहिए 100, और वो भी सेंटीमीटर में। तो अब देखिए ये 23x इक्वल टू कितना आ गया 100 सेंटीमीटर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो x इक्वल टू कितना आ गया 100/23 सेंटीमीटर। अब देखो हम लोग L1 की जब बात करेंगे तो L1 को हम डायरेक्ट रख सकते हैं। L1 का रेशियो देखो, L1 रेशियो L2 रेशियो L3, अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो L1 रेशियो L2 रेशियो L3 अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 15:5:3 है। तो जो काम पीछे किया गया था बच्चे वही दोबारा हम लोग कर सकते हैं। तो L1 अगर हम लिखना चाहेंगे तो L1 का रेशियो खुद का कितना है 15, अपान क्या लिखोगे 23 टोटल रेशियो इंटू टोटल लेंथ 100, यहां से बच्चे आ जाएगा ये 1500/23 सेंटीमीटर फ्रॉम वन इंड। एक इंड से हम लोग देख रहे हैं, अब उसी इंड से चलते हैं आगे। अगर L2 की वैल्यू लिखना हुआ तो हम यहां लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 5/23 इंटू 100, ये आ जाएगा 500/23। L3 लिखना हुआ बच्चे तो यहां आपको पता है कि रेशियो इसका खुद का कितना है 3 है, तो 3/23 इंटू 100, यहां से आ जाएगा 300/23। अच्छा सारी डेटा याद रखना कि किसमें है सेंटीमीटर में, यानी एक एंड से ये कितना दूर पे होगा 1500/23 सेंटीमीटर, दूसरे से कितना होगा 300/23। तो अब देखो 1500 तो मिल रहा है, लेकिन ये देखो पहला ऑप्शन गलत, दूसरा गलत। अब 300 एंड 1500, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हमें जो एक एंड से मिलेगा वो कितना मिलेगा 1500/23, और अगले से कितना मिल रहा है, ठीक है, अगले से कितना मिल रहा है 300/23। हमारा आंसर ये होना चाहिए था। अब ये मत गलती करना, क्योंकि अगर ये आगे होता ये पीछे होता तब सही था। ये देखो ये ऑप्शन गलत है, भले 1500 1500, लेकिन यहाँ पे भी वही गलती की गई है। और देखो अगर ये ऑप्शन पहले होता ये बाद में होता तब चल जाता, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा नन ऑफ द एबव। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया था पीवाईक्यू को चेंज करके मेरे बच्चों। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 37। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में अगर हम ध्यान से देखें तो एक नोड बनेगा, अगला क्या बनेगा एंटी नोड। एक नोड बना, फिर क्या बना एंटी नोड बना, फिर क्या बना नोड बना, फिर क्या बना एंटी नोड बना, फिर क्या बना नोड बना। इस तरीके से ये बनेगा। तो अब देखो यहां से अगर हम दिखाना चाहें तो कुछ ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अब ये टोटल डिस्टेंस आपको पता है कि कितना है 1.21 एम्पियर, सॉरी एंगस्ट्रॉम। तो 1.21 एंगस्ट्रॉम है, तो 3 एंटी नोड हो गए। अब देखो ध्यान से, तो 3 एंटी नोड आए हैं इसमें, ठीक है। 3 एंटी नोड की बात कर 3 नोड की बात कर रहा है और 2 एंटी नोड की, 3 नोड की बात कर रहा है और 2 एंटी नोड की। तो काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3, ये क्या हो गए आपके एंटी नोड और नोड हो गए, और ये आपके दो क्या है एंटी नोड। तो 3 नोड्स और 2 एंटी नोड हो गए, जिनके बीच में एटम्स के डिस्टेंस 1.2 एम्पियर है। तो कौन सा आंसर होगा 1.21 एम्पियर। अच्छा ये सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, इसमें कोई बहुत ज्यादा मैथमेटिकल जाने की जरूरत नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड, अगर यूनिफॉर्म रॉड है, अगर उसकी डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, डेंसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म। अब जैसे लेमडा इक्वल टू मान लो लेमडा नॉट दे दिया या कुछ भी दे दिया है, तो हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास जो पड़ेगा, लेंथ का मास जो सेंटर ऑफ मास पड़ेगा वो हमेशा कहाँ पड़ता है, L/2 पे। और अगर यही लीनियर वेरिएशन हो, कैसा हो, लीनियर वेरिएशन, एनसीईआरटी में कई क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं कि अब जैसे मान लो लेमडा इक्वल टू यहीं पे लेमडा नॉट एक्स कर दे, तो यहाँ पे ये वेरिएशन कैसा है, लीनियर, तब यहाँ पे क्या आएगा, 2L/3। ये बस दो केस आपके लिए जरूरी है। अच्छा, आप जानते रहो कि ये यूनिफॉर्म रॉड की बात कर रहा है, यानी डेंसिटी ये है, तो केस आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पड़ेगा, हाफ पे बच्चे। तो क्या आंसर होगा, एट द मिडिल पॉइंट। अगर यहीं पे यूनिफॉर्म रॉड ना होता, लीनियर वेरिएशन होता, 2L/3 पे पड़ता। तो बच्चे क्वेश्चन जब भी नीट में आएगा बहुत सिंपल आएगा और उसको सिंपलेस्ट वे से ही करने की कोशिश की जाएगी। टू सोर्स ऑफ साउंड प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर द इमिटिंग प्रोग्रेसिव वेव्स आर गिवन बाय। अब देखो, अगर हम यहाँ पे पहले ही वेव की बात कर ले, y1 इक्वल टू 4 sin 600 ओमेगा टी, तो यहाँ से हम ओमेगा वन की वैल्यू अगर लिखना चाहेंगे तो ये 600 पाई को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा वन, ये आ गया 600 पाई। अच्छा, ओमेगा वन की जगह क्या लिख सकते हैं, 2πf1, ये कितना आ गया, 600 पाई। यहां से मेरे प्यारे बच्चों f1 अगर देखो इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 600 पाई बाई 2 पाई। यहां से सिंपल कैलकुलेशन हम लोगों को दे देगा f1 इक्वल टू 300 हर्ट्ज। आगे बढ़ते हैं, कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बच्चे। उसके बाद अब देखो, इसमें अगर एम्पलीट्यूड देखो तो A1 का जो एम्पलीट्यूड है वो 4 आ रहा है, Y2 में A का एम्पलीट्यूड देखो A2 तो कितना आ रहा है, 5। अब दूसरा Y2 हम लोग देखने जा रहे हैं 5। अब देखो ये किसकी वैल्यू दी है, ओमेगा 2 की, तो ओमेगा 2 आपको दिया है कितना, 608, तो यहां से 2 पाई F2 लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 608, तो यहां से F2 आ जाएगा 608 पाई बाई 2 पाई, यहां से बच्चों लिख सकते हैं 304 पाई। अच्छा, क्वेश्चन पे ध्यान देना कि वो पूछ रहा है कि ऑब्जेक्टर इसमें से कहां पे है। तो अगर इस क्वेश्चन को करना है तो देखो, अब वो आगे कह रहा है कि बीट जो सुनाई देगी, नंबर ऑफ बीट, वो निकाल लेते हैं पहले। थोड़ा सा कैलकुलेशन और है बच्चे। तो नंबर ऑफ बीट हर, अब देखिए जो आप सुनोगे पर सेकेंड, हर्ट पर सेकेंड, अब जो सुन रहे हो पर सेकेंड, अब आपको पता है कि ये फ्रीक्वेंसी के अंतर से मिलेगा, ठीक है। तो F2 माइनस F1 ये आपको मिल जाएगा, देखिए ध्यान से, तो F2 की वैल्यू 304 आया है और इसका कितना आया, 300, और ये पाई से पाई कैंसल हो गया है। थ्री 304 ही है। आगे बढ़ते हैं बालक। अब ये होगा 304 माइनस 300, यानी कितना आ गया, 4। अब ये नंबर ऑफ बीट्स हर्ट पर सेकंड की बात हो रही है। अब देखो, अगर मुझे आई मैक्स लिखना हुआ, क्या लिखना हुआ, आई मैक्स, तो आई मैक्स अगर मुझे लिखना हुआ अपान आई मिनिमम, तो इसका फार्मूला हम लोगों को बहुत पहले से पता है बच्चे कि हम लोग क्या लिखेंगे, A1 प्लस A2 का स्क्वायर अपान A1 माइनस A2 का स्क्वायर। अब देखिए माइनस साइन आएगी भी तो पावर की वजह से कैंसिल हो जाएगी। A1 की वैल्यू आपने 4 निकाला है, A2 की 5 अपान 4 माइनस 5 का स्क्वायर, यहां से बच्चे आ गया 9 बाई माइनस 1 का स्क्वायर, यहां से आ गया 81/1। ऐसा कुछ आंसर आया आप लोगों का। तो अब देखिए यहां से एक तो आंसर 4 आ रहा है, दूसरा 81/1, तो अब ऑप्शन मिला लेते हैं हम लोग। तो देखो 4 बीट पर सेकंड में ये दो ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गए। अब एक रेशियो 81/1 दे रखा है, तो अब 39 का यहां से हम लोग आंसर करेंगे, तो 39 का आंसर क्या आ जाएगा, 4, क्योंकि देखो 4 बीट पर सेकंड आ रहा है यहाँ पे जो हम निकाले, नंबर ऑफ बीट हर्ट पर सेकंड, ये कितना आया है, 4 आया है, और रेशियो कितना आ रहा है, 81/1। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों कौन सा आंसर हो जाएगा,
ये भी गलत है, तो ये फोर्थ ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। टू आइडेंटिकल पियानो वायर्स केप्ट अंडर द सेम टेंशन टी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 600 हर्ट्ज। The fractional increase in the tension of one of the wire which will lead to occurrence of 6 bit when the wire oscillate together would be। अब देखो बच्चे, अगर यहाँ पे हम लोगों से बात वो कह रहा है कि डायरेक्ट टेंशन की बता रहा है कि ठीक है 6 बीट पर सेकंड पे जब दोनों वायर क्या करें एक साथ, और टेंशन की वैल्यू क्या दे रखा है सेम, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 600 हर्ट्ज। तो बच्चे अगर हम यहाँ से लिखना चाहेंगे तो ये डायरेक्ट लिखा जा सकता है 6/600। तो हम फ्रीक्वेंसी इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2L। इसके बाद डायरेक्ट फार्मूला रख दीजिए टेंशन बाई, और इसकी पावर कितना होता है बच्चे, रूट में ले लो या हाफ लिखो, मैं इसकी पावर हाफ लिख देता हूं, थोड़ा सा आपको समझ में ज्यादा आसानी से आ जाएगा। अब देखो टेंशन कह रहा है कि क्या रखा है सेम है, टेंशन क्या है सेम, और वायर आइडेंटिकल है तो एल भी क्या है, ये दोनों डेटा क्या है सेम है। तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूं, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख रहा हूं, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। और अब ये टेंशन की बात कर रहे हो, ठीक है, न्यू। अब देखो यहां से फ्रैक्शनल फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं डेल्टा न्यू बाई न्यू दैट इक्वल टू, अब ये टी है भाई, तो ये पावर कहाँ आएगा नीचे, यहाँ पे डेल्टा टी बाई टी, क्योंकि देखो टेंशन आपका बोल रहे हो कि इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, सेम पहले था लेकिन बाद में क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। अब यहां से अगर हम लोग लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट डेल्टा टी बाई टी दैट इक्वल टू, ये 2, ये 1/2 इधर है, इधर आते ही 2 होगा, या 2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो 2 डेल्टा न्यू बाई न्यू, ये आ जाएगा आपका 2। अच्छा इसकी वैल्यू आपको दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, और इसकी वैल्यू आपको दिया है 6/600, 6/600, तो ये कटेगा आ जाएगा 1/100, तो यहां से आ गया 2/100 यानी 0.02। तो कौन सा आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू वेव्स ऑफ वेवलेंथ 50 सेंटीमीटर एंड 51 सेंटीमीटर प्रोड्यूसेस 12 बीट्स पर सेकंड, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज। तो देखो बच्चे नंबर ऑफ बीट्स हर्ड पर सेकंड, अगर ये पर सेकंड आप सुन रहे हो, ठीक है, लंबा नहीं पर सेकंड आप सुन रहे हो, ठीक है, तो यहां पे अगर हम लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहां पे डायरेक्ट वेलोसिटी की वैल्यू रख दो, ठीक है, v अपान λ1 माइनस v अपान λ2। अब ये फार्मूला तो आपने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है बच्चे, अब इसमें सिर्फ वैल्यू रखनी है और कुछ करना नहीं है। अब नंबर ऑफ बीट आपको पता है कि पहले जो सुनाई दे रहे हैं वो कितना है, 12 बीट्स पर सेकेंड है, तो आप सिर्फ वैल्यू रख दीजिए 12 इक्वल टू, v को आप कॉमन ले लीजिए, अब ये हो जाएगा 1 अपान, पहले का वेवलेंथ आपको कितना दे रखा है 50 माइनस 1/51, यहां से हम लोग लिख सकते हैं v, और ये आ जाएगा ऐसा कि 51 माइनस 50 अपान 50 इंटू 51 हो जाएगा, 50 इंटू 51 कैलकुलेशन अभी कर लेते हैं। यहां से हम लोग लिख सकते हैं v अपान 50 इंटू 51, यहां से वैल्यू रखना हम लोगों के लिए पॉसिबल हो गया है इजी। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, और ये जो वैल्यू आएगी वो किस में आ रही है, 12 इंटू 50 इंटू 51, ये वैल्यू आ रही है सेंटीमीटर पर सेकंड में, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से, तो ये जाएगा 12 इंटू 50 इंटू 51/100। अब ये जो सेंटीमीटर पर सेकंड में डेटा था, ये सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट हो गया मेरे प्यारे बच्चों, मीटर पर सेकंड में। तो अब यहां से कैलकुलेशन बच रहा है, ये कैंसिल कर देंगे तो ये आपके पास बचेगा 1 और ये बचेगा 2 से इसको कैंसिल करेंगे 6, तो यहां से आ जाएगा 306 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा कोई ऑप्शन अगर दिख रहा है तो वो सही है 41 का, 306 मीटर पर सेकेंड।
मेरे प्यारे बच्चों मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन है या टफ टास्क है ऐसे क्वेश्चन को करना। आगे देखो, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग आसान तरीका यूज करेंगे। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो इसको देख के भी आप बता सकते हो मेरे प्यारे बच्चों कि 42 में ए पार्टिकल कैन नॉट रोटेट, गलत है, पार्टिकल रोटेट कर सकता है। ए रिजिड बॉडी कैन नॉट रोटेट एंड ट्रांसलेट बोथ, पॉसिबल है कि वो ट्रांसलेट भी करे और क्या करे, रोटेट भी करे, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। तो ये ऑप्शन भी क्या है, अब देखो पार्टिकल, ये 42 का अगर हम ध्यान से देखें तो 42 का ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। अब पार्टिकल कैन नॉट ट्रांसलेट ओनली, अब देखो बच्चे, यहां से हम लोगों का सिर्फ एक ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा, रिजिड बोथ कैन नॉट ट्रांसलेट, कि पार्टिकल, अब पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें कौन सा सही नहीं है, तो देखो पार्टिकल कैन नॉट रोटेट, पार्टिकल रोटेट कर सकता है, कहानी खत्म। रिजिड बॉडी दोनों कर सकती है। पार्टिकल कैन ट्रांसलेट ओनली, तो पार्टिकल क्या कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है सिर्फ। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, कौन सा, थर्ड। इसके बाद 43 पे आते हैं हम लोग। A closed organ pipe closed at one is excited to support the third overtone tone. It is found to air pipe. अब देखो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका यह है कि नोड और एंटर नोड बना दीजिए। अब अगर थर्ड ओवरटोन है, कैसा है, थर्ड ओवरटोन है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका सीधा मतलब है कि सेवेंथ हार्मोनिक। थर्ड ओवरटोन का मतलब सेवेंथ हार्मोनिक। अब देखो चलिए इस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक डॉटेड लाइन खींच के मैं आपको समझाता हूं इसको। तो यहां पे अगर हम लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे आपका नोड, फिर अगला क्या होगा, नोड, फिर आपको देखो नोड बनाने हैं से, ठीक है, सेवेंथ हार्मोनिक तक जाना है। अब देखिए यहां से चले हम लोग, अब डायग्राम से समझते हैं ना। थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बना है बच्चे, तो उसके लिए आप परेशान मत हो ना। अब यहाँ एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड, ठीक है, इसके बाद फिर क्या मिलेगा आपको, एंटी नोड। तो यहां से अगर हम लोग ध्यान से देखें तो नोड हमें कितने मिल रहे हैं, चार, और नोड एंटी नोड भी कितने मिल रहे हैं, चार। अब नोड देखो चार मिल रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, लिख दे रहा हूं मैं इसको भी, चार नोड मिल रहे हैं और चार क्या मिल रहे हैं, एंटी नोड। तो चार नोड और चार एंटी नोड, ये एक ऑप्शन है बच्चे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए वायर ऑफ मास m एंड लेंथ l इज बेंट इन फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल रिंग, कि इसको हम सेमी सर्कल रिंग के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, बेंट कर रहे हैं सेमी सर्कल के फॉर्म में। तो देखो अब पहले रॉड, रॉड था जिसका लेंथ l था, मास m था, इसको हम लोगों ने बेंट कर दिया है किसके फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में। किसके फॉर्म में कर दिया है, रिंग के। तो रिंग का अपना कुछ ना कुछ क्या होगा, रेडियस होगा। और ये ध्यान दीजिए कि अगर इसके हम रेडियस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं L इक्वल टू 2πr, क्योंकि हमें पता है कि यही लेंथ को ही हमने बेंड करके क्या बनाया है, रिंग। तो यहां से अगर r की वैल्यू मैं लिखना चाहूं तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों L/2π। अब मास m दिया है और लेंथ l है, तो मास m तो ही रहेगा। अब वो पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स एक्सिस। अब उसकी एक्सिस के अलांग, आपको रिंग का अगर देख रहे हो उसकी एक्सिस के अलांग, तो ये कितना आता है, mr²। m वही रहने दीजिए, r की जगह क्या लिख सकते हैं, L/2π का स्क्वायर। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ml² / 4π²।
यहाँ पे ml स्क्वायर अपान क्या आ गया 4 पाई स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हो गया? थर्ड। सिंपल क्वेश्चन है बच्चे। अब देखो ये पूछ रहा है 3 पॉइंट मासेज एम आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप साइड ए, सबकी साइड क्या है? ए है मेरे प्यारे बच्चों, साइड क्या है? ए। तो अब देखिए ये आपसे कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस सीओडी पासिंग थ्रू ए मास एम एट ओ एंड लाइंग इन द प्लेन AOB। और ये किस प्लेन में पड़ रहा है? AOB में। तो आपसे पूछ कर, और परपेंडिकुलर है किसके? OA के। तो अब बच्चे अगर हमें निकालना हुआ तो डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप सोचना ही नहीं है। देखो दो कंपोनेंट बनेंगे यहाँ पे, अगर हम देखें तो ए के दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक ठीक है नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। या ये डिस्टेंस अगर आप देखो तो डायरेक्ट कितनी आएगी? a/2। कितना आएगा? a/2। तो यहाँ पे अगर हम थ्योरम डायरेक्ट लगा दें तो ICOD अगर लिख रहे हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? I1 प्लस I2। बाकी दो मासेज की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर आएगा वही निकालना है। अब देखो पहले का तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि डिस्टेंस a है तो यहाँ पे लिख सकते हैं ma² प्लस दूसरा m, लेकिन उसकी डिस्टेंस क्या है? a/2 है बच्चे। तो a/2 का स्क्वायर यहाँ से हम लिख सकते हैं ma² प्लस ma²/4। यहाँ से बच्चे आ जाएगा 5/4 ma²। ऐसा कुछ लिख सकते हैं 5/4 ma²। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। The moment of inertia of a thin rod rotating about perpendicular axis passing through one end is I। कि एक एंड से गुजर रहा है और वो कितना है? I। The same rod is bent in the form of। अब देखो moment of inertia of rod, moment of inertia of rod अगर हम लोग देख रहे हैं through one end, थ्रू वन एंड जो होगा वो होगा ml²/3। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि इसी को हम लोगों ने ठीक है रॉड को रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसका मास ठीक है m मान लेते हैं, लेंथ l लेके चलते हैं। तो ये रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो इसका जब भी लिखेंगे तो l इक्वल टू क्या आएगा? 2πr। यहाँ से r इक्वल टू कितना आ जाएगा? l/2π। ऐसा हम लोग कुछ लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, थोड़ी सी जगह को लेके रॉड कर। अब देखो अगर हम I डैश निकालना चाहें तो ये डायरेक्ट रिंग का, अगर जब रॉड के फॉर्म में बात हो रही है, ठीक है, I इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं हाफ mr² when rod is bent in form of ring। बेंट इन फॉर्म ऑफ रिंग, जब रॉड को हम लोगों ने किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है? रिंग के। मतलब कुछ नया खेल नहीं किया है, रॉड को बेंट कर दिया किसके फॉर्म में? रिंग के। तो यहाँ से I डैश इक्वल टू आ जाएगा 1/2 mr² की जगह 1/2 m रहेगा। r की जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं l/2π का स्क्वायर, l/2π का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम आगे बढ़े तो ये आ जाएगा ml²/8π²। ऐसा हम लोग कुछ लिख सकते हैं। अब देखो I की वैल्यू हम लोग पहले ही लिख के बैठे हैं, I हम लोगों को पहले ही पता है। तो I डैश अगर निकालना हुआ तो ये रेशियो पूछ रहा है क्वेश्चन में, आपको ध्यान से देखिए। तो पूछ रहा है कि I अपान I डैश का, तो I अपान अगर I डैश लिखना हुआ तो हम लोग लिख सकते हैं ml²/3 डिवाइडेड बाई ml²/3 और यहाँ पे कितना होगा? π²8। अब हमें पता है ml² से ml² कैंसिल हो गया, जो सबसे नीचे है वो ऊपर जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 8π²/3। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 8/3π²। एक कांस्टेंट टार्क ऑफ 100 न्यूटन मीटर बोल के रखा है कि एक कांस्टेंट ठीक है टार्क है 100 न्यूटन मीटर का, टर्न्स कर रहा है व्हील को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दे रखा है, टाउ आपको दे रखा है आपको 1000 न्यूटन मीटर, आई दे रखा है आपको 200 kg मीटर स्क्वायर, टाइम आपको दे रखा है 3 सेकेंड और ओमेगा आपसे पूछ रहा है t इक्वल टू 3 पे।
तो ऐसे क्वेश्चन को करना हो तो हम लोग पहला तरीका लगाते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ही यूज करते हैं, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ पे इनर्शिया एक्सिस एंगुलर वेलोसिटी पूछा गया है, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू 0, तो ओमेगा इक्वल टू, अब देखो अल्फा की जगह हम लोग चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, अल्फा को क्या लिख सकते हैं, टाउ बाई आई। तो हम यहाँ से लिख देते हैं टाउ बाई आई इंटू टी। अब टाउ की वैल्यू हमें पता है कितना है, 1000 अपान आई की वैल्यू कितना है 200 इंटू टाइम कितना है दिया है 3, तो यहां से डायरेक्ट आ गया हमारा 15 रेडियन पर सेकेंड। 15 रेडियन पर सेकेंड, तो देखो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, चौथा। चलिए अगला पढ़ते हैं हम लोग। 3 rings each of mass 2m and radius r are arranged as shown in figure, the moment of inertia of the system। अब देखिए हमें पता है कि इसको मान लेते हैं I1, इसकी वजह से I2, इसकी वजह से I3। तो अब देखिए अगर एक तो हम देखें तो डायरेक्ट पास हो रहा है, तो I अगर मुझे लिखना हुआ तो I इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ I1 प्लस I2 प्लस I3। तो 1/2 लिखूंगा पहले के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या लिखूंगा, मास 2m, उसके बाद r स्क्वायर प्लस, अब अगला जब लिखना हुआ तो 3, अब इन दोनों के लिए लिखेंगे तो 3/2 होता है, फिर मास होता है 2m, उसके बाद r स्क्वायर प्लस 3/2, और यहाँ पे अगला पॉइंट जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2m r स्क्वायर। 2 से 2 गए हो काम से हर जगह से, तो यहाँ आ गया mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर 3mr स्क्वायर प्लस 3mr स्क्वायर, यहाँ से आपका टोटल आ गया 7mr स्क्वायर। मुझे लगता है कि इस पे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक रॉड है L है और मास m है एंड एक्सिस पासिंग थ्रू ए डिस्टेंस 1 ऑफ इट्स एंड परपेंडिकुलर टू रॉड। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान तरीका हम लोग यूज कर देंगे। देखिए रॉड बना देता हूं मैं छोटा सा, ये हम लोग मान लेते हैं कि इसका सेंटर है। अब यहां से वो बोल रहा है कि एक एंड से इसकी दूरी कितनी है L/3, और ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी L/2, तो ये बचा हुआ जो डिस्टेंस होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा आपका L/2 माइनस L/3, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब आगे कह रहा है कि परपेंडिकुलर टू रॉड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हो रही है, तो यहां हम डायरेक्ट लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, एक इंड के अकॉर्डिंग लिखना है तो ml स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा 12 प्लस, अब अगला जब लिखना है तो यहां पे हम लोग लिखेंगे m, L की जगह पे हमें पता है कि हम क्या लिखेंगे L2 माइनस L3 का स्क्वायर। अब L2 माइनस L3 अगर हम कर रहे हैं तो यहां से आ जाएगा 3 माइनस 2/6, तो ये आ जाएगा आपका डायरेक्ट 6 का स्क्वायर इंटू L स्क्वायर, ml स्क्वायर बाई 3। हाँ अब ये डिस्टेंस अगर हम लोग निकाल के देखें तो ये आ जाएगा आपका ml स्क्वायर बाई 12 प्लस, यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा m/1, अब L2 माइनस L1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3L माइनस 2L L अपान 6 का स्क्वायर m, यहां से हम लोग जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा ml स्क्वायर बाई 12 प्लस कितना आएगा ml स्क्वायर बाई 36। अब इसको अगर हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दें हम लोग तो ये हो जाएगा 3ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 36 प्लस ml स्क्वायर बाई 36, यहाँ से आ जाएगा 4ml स्क्वायर बाई 36, यहाँ से आ जाएगा आपका 1/9 ml स्क्वायर। तो देख लीजिए कौन सा आंसर होगा 3। ये थोड़ा सा ध्यान देना कि L2 माइनस L3 लेके चलेंगे, डायरेक्ट डिस्टेंस ले लेंगे, कुछ करेंगे नहीं आगे। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए स्फीयर। अब देखो आई, अब आपको पता है कि टेंजेंट के लंग आई जो होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 7/5 mr स्क्वायर।
अब यहां से लिख सकते हैं आई इक्वल टू एम के स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 7/5 एम आर स्क्वायर, एम से एम कैंसिल हो गया तो के स्क्वायर इक्वल टू आ गया 7/5 आर स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा के इक्वल टू 7/5 आर। चौथा ऑप्शन। चलिए बच्चों ये सेशन यही समाप्त होता है।